मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, आज हम हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित हास्य व्यंग्य लेख जिसका शीर्षक है सदाचार का ताबीज पढ़ेंगे। सदाचार का ताबीज, और ये एक व्यंग है, इसी से आप समझ सकते हैं कि सदाचार कहाँ है, कहाँ होना चाहिए। बहुत सुंदर इनके द्वारा रचित यह एक व्यंग्य रचना है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो एक सैलरीड पर्सन है, जिसे मंथली सैलरी मिलती है, तो सैलरी जब उसे मिलती है, जब उसे तनख्वाह मिलती है महीने की 1, 2, 5 तारीख तक, तब उसका व्यवहार कैसा होता है, और जब महीना खत्म होने को होता है तो उसका व्यवहार किस तरह से बदल जाता है। और भ्रष्टाचार जैसा शब्द आज शायद हम सबके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। इस तरह की बातें आप इस जो निबंध भी कह सकते हैं, व्यंग भी कह सकते हैं, इसे इसके माध्यम से पढ़ेंगे। यह एक हास्य व्यंग्य निबंध है, जिसे आप अपने व्यवहारिक जीवन में, रूटीन लाइफ में हर पल हर कदम पर आप कह सकते सामना करते हैं, फेस करते हैं। उस भ्रष्टाचार का बड़े ही सरल शब्दों में, बहुत सुंदर शब्दों में, हास्य और व्यंग में बड़े ही अच्छे ढंग से परसाई जी ने, हरिशंकर परसाई जी ने इसको व्यक्त किया है। आप जो आपका निबंध है, इसका शीर्षक है सदाचार का ताबीज, और जो इनका नाम है, लेखक का नाम है, वो है हरिशंकर परसाई। लेखक का नाम क्या है? हरिशंकर परसाई। तो आपने यह नाम अच्छे से ध्यान रखना है। सरप्रसंग व्याख्या में ये दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आइए अब हम निबंध शुरू करते हैं। सदाचार का ताबीज व्यंग्य हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है, ये रचित है। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को नहीं दिखा हो तो बताओ, मतलब तुम्हें कहीं दिखा नहीं दिखा, बताओ। देखिए, एक राज्य में लेखक ने शुरुआत कैसी की है कि हल्ला अर्थात शोर मच गया कि भ्रष्टाचार कुछ ज्यादा ही है। आप अगर महसूस करेंगे तो यह बात अक्सर हम सब जो लगभग आप कह सकते हैं मध्यम वर्गीय परिवार है, या निम्न मध्य वर्गीय परिवार है, या निम्न वर्गीय परिवार है, या आप कह सकते हैं कि जो मतलब थोड़ा सा अर्निंग के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं, ऐसे लोगों की जुबान पर अक्सर जब भी हमें कोई सरकारी काम करना पड़ता है या करवाना पड़ता है, तो यह बात हमारी जुबान पर अक्सर आती है कि समाज में या देश में जगह जगह पर भ्रष्टाचार बहुत है। तो लेखक कहते हैं कि ऐसा ही किसी राज्य में यह बात फैल गई, और राजा ने सभी दरबारी का अर्थ क्या है कि जो उसके निजी मंत्रीगण आदि हैं, वो उनको सबको बुलाया, इकट्ठा किया, और क्या कहा कि प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है, सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मुझे आज तक भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिया, जो चीज इतनी फैल गई है मुझे नहीं दिखी। अगर किसी को दिखा है तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? ये कैसे दरबारी होते हैं जो राजा की हाँ में हाँ मिलाकर निजी स्वार्थ सिद्धि करते हैं, जो जगह जगह पर हमें देखने को मिलता है। कहते जब आपको ही नहीं दिखा तो हमें कैसे दिखेगा? राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें दिखते होंगे। राजा मजाक करता है कि भी ऐसा नहीं हो सकता, कुछ चीजें मुझे नहीं दिखती तुम्हें दिखती है, जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं आते पर तुम्हें। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। आप ये देखिए, पूरे व्यंग में आप ये देखें कि जो दरबारी है वो राजा की हाँ में हाँ मिलाते हैं, और ऐसे चापलूस दरबारियों से राजा को सजग रहना चाहिए। यह इस व्यंग की एक उद्देश्य है। समाज में यह बात होनी चाहिए, जो राजा है, जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, उसे अपनी आंख नाक कान सब कुछ खुला रखना चाहिए, और जो हाँ में हाँ मिलवाने वाले दरबारी हैं उनसे थोड़ा सा आप कह सकते हैं सावधान रहना चाहिए। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि यह होता कैसा है। कि राजा को यह पता नहीं कि भ्रष्टाचार होता कैसा है। अब इसमें व्यंग क्या है कि जो बड़े नेता हैं, राजा हैं, उन्हें भ्रष्टाचार का कैसे पता चलेगा?
उनको पता नहीं चल सकता, क्योंकि उनका कोई काम अटकता नहीं है, उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ता। भ्रष्टाचार का पता आम जनता को पता चलता है, क्यों? क्योंकि उसे उस तरह की सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदत हो गई है कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती। क्या कहते हैं इसमें? देखो, बटे चापलूस का अर्थ है भी कितने अच्छे चापलूस हैं। देखिए, चापलूसी करने की उन्होंने कोई सीमा नहीं छोड़ी। कहते भी हमें नहीं दिख सकता, वह बहुत बारीक होता है। और हमारी आंखें आपकी विराटता का अर्थ है भी आप इतने बड़े हैं, इतने महान हैं, इतने महान कार्य करते हैं, हमें इतनी आदत हो गई है कि हमें छोटी मोटी चीज दिखाई ही नहीं देती। किस तरह से वो चापलूसी कर रहे हैं। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं, स्पेशलिस्ट कहते हैं। विशेषज्ञ क्या अर्थ है? स्पेशलिस्ट। जो हर, जैसे हर फील्ड का एक स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है। कि जैसे कोई डॉक्टर है तो कोई डॉक्टर कैसे होगा? आंखों का स्पेशलिस्ट होगा, कोई हृदय का होगा, कोई पेट का होगा। तो कहते भी हमारे राज्य में भी एक ऐसी जाति रहती है जिसे स्पेशलिस्ट कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन का अर्थ है काजल होता है कि उसे आंखों में आंज कर अर्थात लगाकर वे बारीक से बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं बेटा व्याख्या के लिए भी, और इसको नाटक को, इसको जो व्यंग है, निबंध है, इसको समझने के लिए भी कहते हैं कि हमें नहीं दिखेगा, और क्योंकि हमारे आंखों में तो आपकी सूरत बसी है और आप इतने महान विराट हैं, श्रेष्ठ हैं। और जो विशेषज्ञ जाति है उन्हें बुला लेना चाहिए, वो भ्रष्टाचार को ढूंढ सकते हैं। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। अब देखिए राजा क्या कहना, व्यंग को समझे कि यदि भ्रष्टाचार अगर तुम्हें दिख जाए तो उसे पकड़ के ले आए, और अगर बहुत ज्यादा हो, जैसे अगर कोई चीज ज्यादा है उसको नहीं उठा सकते, तो हम क्या करते हैं, उसका सैंपल देख लेते हैं। नमूने का अर्थ है सैंपल। जैसे आप खाना बना रहे हैं, चावल पका रहे हैं, हम पूरे सारे चावल को चेक नहीं करते, एक दाना चावल चेक करते हैं कि चावल पक गया, तो हमें पता चलता है कि यह सारे चावल पककर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से लेखक क्या कहता है, लेखक ने क्या कहा है कि अगर ज्यादा हो थोड़ा सा ले आना, नमूने के लिए, सैंपल के तौर पे ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने के बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। राजा ने विशेषज्ञों से पूछा, तुम्हारी जांच पूरी हो गई कि तुम्हें भ्रष्टाचार को ढूंढने का जो काम दिया गया था, क्या तुमने वह काम पूरा अच्छे से कर लिया है? विशेषज्ञों ने कहा, जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? उनसे पूछा, भी तुमने ढूंढा? कहते, जी बहुत सा मिल गया। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, बताओ देखूं कैसा होता है, दिखाओ मुझे। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। देखिए विशेषज्ञों ने जो बात कही है, विशेषज्ञों के माध्यम से लेखक ने जो बात कही है, आप उसमें थोड़ा सा ध्यान दें कि किस तरह से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है, बताया है कि वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। स्थूल नहीं का मतलब है कि वह बहुत विशाल, ठोस नहीं, सूक्ष्म बहुत महीन है, दिखता नहीं है। अगोचर है, अगोचर शब्द का अर्थ है जिसे देखा न जा सके। वह सर्वत्र व्याप्त, हर जगह जगह है और उसे देख नहीं सकते, वह अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म, अगोचर, सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? देखिए जो लेखक है उसके व्यंग्य को आपने समझना है। राजा के माध्यम से उन्होंने क्या कहलवाया कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? इसका अर्थ क्या है कि आज समाज में भ्रष्टाचार ईश्वर ही हो गया है। लोग शायद ईश्वर को इतनी महत्ता नहीं देते जितनी भ्रष्टाचार को देते हैं, यह इसमें समझने की बात। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछल कर दूर खड़े हो गए।
उन्हें लगा कि यह तो कोई बीमारी है क्या, सिंहासन में कैसे भ्रष्टाचार हो सकता है। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया वह बिल झूठा है, वह वास्तव में दुगने दाम का है, आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है, घूस अर्थात रिश्वत के रूप में। और यह आज हमारे समाज का एक, आप कह सकते हैं, बेजोड़, आप या कह सकते हैं जिसे तोड़ा न जा सके, ऐसा मुख्य अंग बन गया है। शायद समाज उसके बिना चलाया ही नहीं जा सकता। नीचे से लेके ऊपर तक हर कदम कदम पर रिश्वत चलती है, घूस है। अभी इस महामारी के दौरान हम सब इस बात का प्रत्यक्ष रूप से सामना कर चुके हैं कि 2-4-5 रुपए की दवाई भी हजारों में बिकी है, 1000-500 रुपए का इंजेक्शन लाख लाख 5-5 लाख में बिका है। इंसान जिंदगी बचाने के लिए मजबूर है और बीमारी के समय भी किसी की मजबूरी उठाना सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अब राजा को बड़ा दुख लगा कि उसने इतनी बड़ी बात सुनी। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। अब देखिए इसमें एक बात इसने लिखी है, दरबारियों के कान खड़े होना। कान खड़े होना एक मुहावरा है, इसका अर्थ है सजग होना। अब आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि सिंहासन के अंदर जो बिल का उसने एग्जाम्पल उदाहरण दिया है, तो उससे क्या निकलता है दरबारियों के, इसका सामंजस्य क्या है, जुड़ाव क्या है, कि इस तरह के भ्रष्टाचार के अंदर दरबार के छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी तक सभी शामिल हैं। उनके कान खड़े हो गए, वो सजग हो गए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है। राजा को बड़ी चिंता हुई। कहते, भ्रष्टाचार हम चाहते हैं जड़ से मिट जाए, तुम इसका समाधान बताएं कि कैसे हो सकता है। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इस तरह और बहुत सी चीज है, किन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारणीय है। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां व्याख्या के लिए राजा को जो विशेषज्ञ हैं वो सूचना देते हैं कि हमने पूरी योजना तैयार कर दी है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। महाराज को जो व्यवस्था है उसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करने होंगे। वो फिर एक उदाहरण देते हैं कि भ्रष्टाचार के जो मौके हैं वह मिट जाए तो भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। कि जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस देनी पड़ती है। यदि ठेका मिट जाए तो घूस भी अर्थात रिश्वत देने लेने का प्रचलन भी मिट सकता है। इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं। तो वो कहते हैं कि इस तरह से आदमी घूस लेता क्यों है। अब कई बार क्या होता है कि एक गरीब इंसान है, बहुत मजबूर है, उसे किसी काम के लिए घूस कई बार वह लेना नहीं चाहता तो भी लेनी पड़ती है। तो वो कहना क्या चाहते हैं कि मनुष्य रिश्वत क्यों ले रहा है, इसका कारण ढूंढा जाए, उस कारण को मिटाया जाए, इस बात पर पूरी तरह से विचार किया जाए, तो हम जो है यह जो भ्रष्टाचार की समस्या है इसको दूर कर सकते हैं। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, अपनी योजना यहाँ रख के जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। अब इसमें भी व्यंग्य है, इसको भी आपने समझ के पकड़ना है कि मान लो बहुत सी योजनाएं बनाई जाती है परिवर्तन लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए। योजनाएं बड़ी क्रांतिकारी रूप में होती है, लेकिन जब उनको कहते हैं उनका पालन करना हो, उनको एग्जीक्यूट करना हो, उनको व्यवस्था में लाना हो, मान लो विशेषज्ञ जिन्होंने योजना बनाई वे चले गए, राजा ने दरबार के साथ अपना काम किया है, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर जो राजा है वह कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वह दरबारियों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। अब राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा और उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। राजा को लगा कि यह व्यवस्था की जानी मुश्किल है या कठिन है, क्योंकि दरबारी जो है उसको व्यवस्थित करने नहीं देंगे। और इस तरह से चिंता करते करते राजा का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, हाँ मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। खलल का अर्थ है महाराज की नींद खराब हो। व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण पंक्ति है, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। इसका अर्थ क्या है
कि महाराज जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने दीजिए, ऐसी रिपोर्ट का क्या करना है, वो हम तो सिर्फ आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आप स्वस्थ रहने चाहिए, आप ठीक रहने चाहिए। और अप्रत्यक्ष रूप में वो क्या कहना चाहते हैं कि हमारा काम भी अच्छे से चलता रहे, अर्थात जो भ्रष्टाचार है जिससे हमारा मुनाफा बन रहा है वह भी चलता रहे। राजा ने कहा, पर करें क्या, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है, क्या उसे काम में लाना चाहिए? कहते भी करें क्या, भ्रष्टाचार तो मिटाया जाना चाहिए, योजना भी तुमने पढ़ी है तो कोई ना कोई तरीका तो होगा। दरबारियों ने क्या कहा, महाराज यह योजना क्या है, एक मुसीबत है, उसके अनुसार कितने उलट फेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी, जो चला आ रहा है उसे बदलने में नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट फेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब कहते हैं कि मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे, हमारे प्रपितामह को तो जादू आता था, हमें वह भी नहीं आता, तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। कहते प्रपिता हमारे दादा परदादा जो थे उन्हें कोई जादू आता था, वे समाज में भ्रष्टाचार फैलने नहीं देते थे, हमें वह भी नहीं आता, तुम ही कोई उपाय सोचो कि जैसे ज्यादा परेशानी भी ना हो और भ्रष्टाचार भी मिट जाए। इस तरह से जो आप ये कह सकते हैं बेटा कि इस तरह से जो दरबारी है, जो भी दरबारी है वह राजा को पथ से दूर करना चाहते हैं, पथ भ्रष्ट करना चाहते हैं, जो सही रास्ता है उस पे न चलकर कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना चाहते हैं। और यह हमारे समाज की, देश की मुख्य समस्या है कि जब भी समाज में कोई परिवर्तन लाने की बारे में विचार किया जाता है, जब भी भ्रष्टाचार को दूर करने का या अन्य किसी समस्या को सुलझाने का जब हमारे सामने कोई मत आता है, कोई विचार किया जाता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने में, उसे लागू करने में हजारों समस्याएं आती है। और जो उसको लागू करने में सहायक बन सकते हैं वो पथ भ्रष्ट करके जो मुख्य कार्य करता है उसको अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सही रास्ते पर चलने से रोकते रहते हैं। इसलिए समाज में जो परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है वह परिवर्तन आ नहीं पाता है। तो समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार को किस तरह से दूर करना चाहिए, व्यंग के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी जो है वो हमें बता रहे हैं।